हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते यूनिट 10, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में अधिगम आकलन के उपकरण और तकनीकों के बारे में। कौन कौन सी टेक्निक को हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। साथ ही इसमें एक बहुत अच्छी बात हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होगा, निबंधात्मक प्रश्न होगा, लघुत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, खेल सामग्री हो गई, इन सब के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इनकी सीमाएं हैं, ये सब कुछ हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ही छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। हालांकि इसको हम अच्छे तरीके से हमारे शायद प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप फुल सारे PDF एक साथ की डिमांड टेलीग्राम पर करते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना डाटा गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रखा है वो ही लगभग 450 MB के आसपास है, ठीक है। तो टोटल आपके 700 से 800 MB हो सकती का डाटा हो जाएगा, और इतना डाटा एक साथ टेलीग्राम पर शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप 1 बाय 1 वीडियो देखते जाओ और PDF डाउनलोड करते जाओ, यही ठीक रहेगा, ठीक। तो ये सब कुछ बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे हमारी यूनिट के बारे में। मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण मतलब क्या है? मूल्य निर्धारण मतलब असेसमेंट ही है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में अगर मूल्य निर्धारण लिखा हुआ है इसका मतलब असेसमेंट ही है। मूल्य निर्धारण बच्चों की एक दूसरे के साथ तुलना करने या किसी तय हुए नियमों के अनुसार स्थिति बताने के लिए नहीं होता है, यानी कि दूसरे बच्चे के साथ तुलना करने के लिए नहीं होता। फिर किस लिए होता है? बल्कि अध्यापक को यह विश्लेषण करने के लिए सहायता करता है कि हर बच्चा कितनी अच्छी प्रकार से कार्य करने के योग्य है, उसकी प्रगति की जांच करने तथा आगे की बेहतरी की पुनर्निवेश करने के लिए होता है। आगे और अच्छा बच्चा कैसे कर सकता है उसको फीडबैक देने के लिए असेसमेंट होता है, ना कि उसको कंपेयर करने के लिए। ये एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप की हो गई, ठीक। आगे हम बात करेंगे, जब हम बच्चे के अधिगम की गहराई जानने के लिए सूचना का रिकॉर्ड किसी उपकरण की सहायता से करते हैं तो यह अधिगम का मूल्यांकन होता है, यानी ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। कब? जब हम बच्चे के अधिगम की गहराई को जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, उस पूरे को जानने के लिए आप कुछ टूल्स का यूज करते हो, तो वहां पर आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जो कि हमारा सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। फिर आता है कि रिकॉर्ड की हुई सूचना के आधार पर जब आप अधिगम के लिए आगे की क्रियाओं की योजना बनाते हो, तब आप अधिगम के मूल्य निर्धारण का अभ्यास कर रहे होते, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का अभ्यास कर रहे होते। इसे हम उपचारात्मक शिक्षण भी कह देते हैं, ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग, जो कि कुल 4 प्रकार के होते हैं, इनको हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था डिटेल में। यहाँ पर ये उस तरह का नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा अलग तरह का है। यहाँ पर इसका मतलब ये निकला है कि जब आप किसी टूल्स का यूज करके बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो उसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कह रहे हैं। और जब आपने रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ कर लिया, अब आप उन टूल्स, उस जो रिकॉर्ड आया उस रिकॉर्ड के आधार पर आगे किस तरह से आपको पढ़ाना है उसकी आप योजना बना रहे हो, तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर आ गया, ठीक। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सूचनाओं को रिपोर्ट करना अधिगम का मूल्यांकन, और अधिगम में अतिरिक्त वृद्धि करना अधिगम हेतु मूल्यांकन। यानी ये कौन सा है? ये आपका 4 वाला है और ये आपका ऑफ वाला है। मूल्य निर्धारण उपकरण क्या होते हैं? मूल्य निर्धारण के उपकरण, उपकरण मतलब कि टूल। जब आप असेसमेंट करोगे तो असेसमेंट करने के लिए आप कुछ टूल का यूज करोगे, तो वे टूल क्या होते हैं? मूल्य निर्धारण के उपकरण वह सामग्री होती है जो आपको अधिगम के लिए चुनी हुई विधि के द्वारा आपको आंकड़े एकत्र करने के योग्य बनाए। जैसे हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, तो रेटिंग स्केल क्या करता है कि आपको बताता है कि आंकड़े चुनने के लिए एक मेथड प्रोवाइड कराता है कि हाँ हम इस तरह से फीडबैक ले सकते हैं कि किसी ने 1 स्टार मार्क करा, किसी ने 2 करा, किसी ने 30 करा। चेकलिस्ट का यूज कर सकते हैं, यस नो यस नो यस नो वाला। तो ये क्या है? ये एक तरह के टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। पर्यावरण अध्ययन जीवन कौशल से संबंधित है। अध्यापक को अपने मूल्य निर्धारण के उपकरणों के अध्ययन के जटिल क्षेत्र की मांग को देखते हुए विकास करना तथा ऊंचे स्तर के बनाना चाहिए। मूल्य निर्धारण के जो उपकरण हैं, असेसमेंट के जो टूल हैं, उसे देखना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। उस कॉम्प्लेक्सिटी की डिमांड को देखते हुए उसे इनको बनाना, इन असेसमेंट टूल का यूज करना चाहिए। मूल्य निर्धारण के उपकरणों का विकास एवं चुनाव, ये बात तो नॉर्मली ये सब जानते हैं, वेद हो, विश्वसनीय हो, लचीले हो, न्यायसंगत हो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनके हाईलाइटेड पॉइंट याद करके चले जाओगे वो इनफ रहेगा। असेसमेंट टूल्स पॉइंट टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए? सबसे पहला कि उपकरण शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु से मेल खाता हो,
मतलब कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो कंटेंट दिया है उसी कंटेंट के बेस्ड पर ही आपका उपकरण के अंदर चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सी टेट का पेपर देते हो तो जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। परीक्षण वैध हो, विश्वसनीय, संतुलित होना चाहिए। संतुलित मतलब कि एकदम टफ भी ना हो, एकदम इजी भी ना हो, मॉडरेट टाइप का हो। सरल अवधारणाओं से प्रारंभ करें, स्टार्टिंग में आपको इजी कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। समय का परीक्षण करें कि कितने समय में ये काम हो पाएगा, हर बच्चा इतने टाइम पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के पद उसमें सम्मिलित हों, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों। प्रत्यक्ष मतलब बच्चों को जो उन्होंने जो सीखा है उसका निदर्शन करने के लिए होते हैं, तो अप्रत्यक्ष अपने अधिगम पर प्रकाश डालने या दी हुई परिस्थिति में उनका अनुप्रयोग करने के लिए होते हैं। तो प्रत्यक्ष जैसे कि आपने बच्चों को सिखाया, आपने बच्चों को नाउन के एग्जाम्पल्स बता दिए, नाउन के एग्जाम्पल्स बता दिए, राम, पेन, भोपाल। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ये होगा कि आपने कुछ एक स्टोरी दे दी, एक स्टोरी दे दी, या फिर आपने 2-3 लाइन दे दी। मान लो 2 लाइन लिखी हुई है, अब 2 लाइन में जितने भी नाउन है उन नाउन को छांट कर लिखो, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। ये बच्चों ने नहीं सीखा, ये 2 लाइनें जो आई है कहीं से भी उठकर आई हुई है, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट में जस्ट जो एग्जाम्पल बच्चे ने पढ़े हैं, रटे हैं, जैसे बच्चों से बोलते हैं 5 फ्रूट्स के नेम बताओ, तो बच्चा बता देता है एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा, ऐसा पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ। ठीक, तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट क्या होगा कि बच्चों को आप बोलो कि कोई जितने भी आपको फ्रूट्स के नेम आते हैं वो बताओ, या फिर और भी कुछ इस टाइप के कोर्सेस। जो नाउन वाला एग्जाम्पल था वो सबसे बेटर था। मूल्य निर्धारण की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। टेक्निक क्या है, अच्छा हाँ, यहाँ पर टेक्निक एंड टूल में डिफरेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है कौन सी शिफ्ट में आया था, बट यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। टेक्निक इज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ यूजिंग अ टूल। टूल को यूज करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे हम बोलते हैं टेक्निक। दस टूल आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो टूल आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और टेक्निक एक तरह की प्रक्रिया हो जाएगी टूल को यूज करने की। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, टेक्निक में एंड टूल में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। बच्चों के अधिगम की गत्यात्मक प्रकृति तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ ने सतत एवं व्यापक मूल्य निर्धारण पर जोर दिया है। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से गत्यात्मक गायब कर देंगे और यहाँ से ये वर्ड गायब कर देंगे, 2 वर्ड गायब कर देंगे और बोलेंगे कि बच्चों के अधिगम की ब्लैंक प्रकृति तथा उनकी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ ने सतत व व्यापक मूल्यांकन निर्धारण पर जोर दिया। यहाँ पर गत्यात्मक, आवश्यकता और भी ऐसे 4 ऑप्शन बनाकर वो दे देंगे, तो आपको उन्हें फिल करना होगा, इसलिए ऐसे पॉइंट्स भी पढ़ना जरूरी होता है और इनको याद रखिएगा। अब आ गई हमारी कुछ टेक्निक्स के, क्या हम यूज करेंगे, हम ओरल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ओरल टेक्निक कैसे होगा, एक व्यक्ति के एक पैनल के एक कक्षा के सामने हो सकता है, इसमें या तो अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर सामने ही देना होता है या फिर तैयार किए हुए तथ्य पेश करने होते हैं। या तो ऐसा होता है टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर दे रहे हो, या फिर आपने पहले से ही कुछ फैक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रखा है और आप टीचर के सामने उन्हें बोल रहे हो। यह पर्यावरण अध्ययन के प्रयोगात्मक भाग हेतु पूरक भी हो सकता है। मौखिक प्रश्न हो सकते हैं इसमें, तर्क वितर्क, चर्चा, क्विज, नाटक, ये सारे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ओरल टेक्निक। अब ओरल टेक्निक के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला, विषय का ज्ञान एवं संप्रेषण के कौशल दोनों का मूल्य निर्धारण किया जाता है, मतलब दोनों का असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चे के अंदर नॉलेज कितना है, कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। शब्दावली तथा तर्क शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसी समय पुनर्बल दे दिया जाता है जिससे बच्चे परीक्षा देते हुए भी सीखते हैं। जैसे बच्चा कुछ बता रहा है, बताते बताते वो कहाँ पर गलती कर रहा है उसे आप वहीं पर भी उसको फीडबैक दे सकते हो। बहुत से बच्चों की एक ही समय परीक्षा ली जा सकती है। जब आप मान लो कि क्विज चल रहा है, 4-4 का ग्रुप बना दिया, नाटक चल रहा है, तो जो जितने भी नाटक में इन्वॉल्व हैं वो सारे, तर्क वितर्क चल रहा है तो यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा या बहुत से बच्चों का एक साथ आप परीक्षा ले सकते हो। जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, आपने देखा हो कुछ जॉब इंटरव्यूज में, तो वो ग्रुप डिस्कशन इसी का एक पार्ट हो जाएगा। सीमाएं क्या है, व्यापक ज्ञान गहन चिंतन के कौशलों की प्रभावशाली परीक्षा नहीं ली जा सकती है। योजना बनाने, प्रबंध करने में बहुत टाइम लगेगा और इसकी प्लानिंग में बहुत टाइम लगेगा, किस तरह की आपको डिबेट रखना है। अपने आप लिखित रिकॉर्ड नहीं बन पाते हैं, जैसे जब बच्चा एग्जाम देता है तो लिखित रिकॉर्ड होता है आपके पास, ऐसे रिकॉर्ड नहीं बन पाते हैं। ठीक, ये मौखिक की कुछ सीमा हो गई।
अब लिखित टेक्निक, लिखित टेक्निक क्या है? लिखित टेक्निक के अंदर हमारे बहुत सारी चीजें आती है, निबंध, लघु उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रकार। अब हम देखते हैं क्या क्या है लिखित के अंदर। सबसे पहले आ गया निबंध। निबंध कहाँ है? लिखित के अंदर ही है। निबंध प्रश्नों को बनाने में कम समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। निबंध प्रश्न बनाने को कम समय लगता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। ये जटिल अधिगम उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं जो कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं की जांच करता है कि किस प्रक्रिया का आपने यूज करा आंसर देने के लिए, किस टेक्निक का यूज करा है। प्रश्नों के सेट देने वाले के सही उत्तर का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है तथा अपने लिखने के कौशल तथा सही शब्दों का ज्ञान एवं व्याकरण का निर्देशन करने में की भी आवश्यकता होती है। होता यह है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो वहां पर कंफर्म नहीं होता कि इसका राइट आंसर क्या है। ये राइट आंसर व्यक्ति टू पर्सन अगर हम बात करें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चेंज हो जाता है। तो ये एक इसका पॉइंट है। लाभ क्या है? लाभ यह है कि इसमें अपने विचार मुक्त होकर अभिव्यक्त करता है, उसे किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है, उसके व्यक्तित्व की छाप उस कॉपी में दिखाई दे रही होती है। जैसे आईएएस वगैरह में जो ऐसे राइटिंग की जाती है वहाँ पर होता क्या है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है आंसर से कि किस तरह के वर्ड से यूज कर रहा है। ठीक है, व्यक्तित्व उपलब्धि के साथ साथ अभिव्यक्ति करने की क्षमता, किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को, लिखने की योग्यता कितनी है, इन सब का असेसमेंट साथ के साथ हो जाता है। सीमाएं क्या होती हैं कि प्रश्न मात्रा में कम ही दिए जाते हैं, बिल्कुल कम रहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करें, DSSS में देख लो, आपके 100 नंबर की CDP आ जाएगी, मतलब 100 क्वेश्चन से जाएंगे CDP का। यही एग्जाम रिटर्न होता है तो मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक, तो ये इसकी सीमाएं हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ में विश्वसनीयता, व्यक्तिपरकता या अंक देने में असमंजस से प्रभावित होती है। जो व्यक्ति विश्वसनीयता होती है वह व्यक्तिपरक होती है, यानी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और व्यक्ति अगर आपने चेकर चेंज कर दिया तो उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। लघु उत्तर प्रश्न, आवश्यकता पर आधारित लघु उत्तर प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों या लंबे पैराग्राफ में देना होता है। टेस्ट लिखने में आसान होते हैं, उन्हें जांचने में बहुविकल्पी परीक्षणों से अधिक समय लगता है। ठीक है, कह सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव में कम टाइम लगेगा, लघु उत्तरी में ज्यादा रहेगा, तो ये तो नॉर्मली बात हुई। वस्तुनिष्ठ, ये अध्यापक के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। ये उच्च स्तर के वस्तुनिष्ठ, वेद, विश्वसनीय व जांचने में आसान होते हैं। यह इसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, ये क्या रहेंगे, ये वैलिड होते हैं और ये रिलायबल भी होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में इन्हें मात्रात्मक मूल्य निर्धारण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। मात्रात्मक मूल्य निर्धारण मतलब कि संख्या के आधार पर जो निर्धारण होता है, जिससे क्वांटिटी का पता चलता है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वरीयता दी जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उदाहरण, सबसे पहले आ गया स्मरण के आधार पर। स्मरण के आधार पर यह है कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप बता दोगे 78% होती है। विद्यालय में उगने वाली एक झाड़ी का नाम बताओ तो बच्चा बता देंगे गुलाब है या फिर जो भी है। ठीक, फिर आते हैं पहचानने वाले प्रश्न। पहचानने वाले प्रश्न में क्या आएगा कि इन प्रश्नों में एक तो आपका सही गलत आ गया और आपका बहुविकल्प आ गया। मैच द पेयर भी आपका इसी में आ जाता है, पहचानने वाले में ही। ठीक है, सांपों की रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है या फिर नहीं है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। आपका मैच द कॉलम भी इसी टाइप में आ जाएगा। आपका खाली, इनको देखकर खाली स्थान पूरी करो, ये भी पहचानने वाले में आ जाएगा। लाभ क्या है? लाभ है टेस्ट संचालित करने में थोड़ा समय लगता है, जांच या अंक ग्रेड देना आसान है। ठीक है, संचालित करना मतलब टेस्ट बनाने में टाइम लग रहा है लेकिन उसको चेक करने में टाइम नहीं लग रहा है। काफी अधिक विषय वस्तु उपयोग में लाई जा सकती है, कठिनता स्तर का व्यापक क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, कठिनता का स्तर आप आराम से इसमें सेट कर सकते हो, आप इजी, मॉडरेट, टफ हर तरह क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, मेन इसकी जो माइनर पॉइंट वो यही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभिव्यक्तियों को टेस्ट नहीं किया जा सकता, सामने वाले का एटीट्यूड पता नहीं चलता है, अनुमान लगाने को ये बढ़ावा देता है। जैसे कि 4 ऑप्शन है, आपको नहीं आ रहा तो आप अनुमान लगाओगे वहां पर, तो उसको ये बढ़ावा देगा। निष्पादन परीक्षण आ जाता है, जिसे हम निष्पादन को बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। अगली तकनीक है निष्पादन मूल्य निर्धारण, जो बच्चों के निष्पादन के प्रत्यक्ष अवलोकन पर केंद्रित होती है। निष्पादन टेस्ट एक ऐसा मूल्य निर्धारण होता है जिसमें परीक्षार्थी को वास्तविक क्रिया या कोई कार्य वास्तविक रूप में करके दिखाना होता है। तो परफॉर्मेंस देखो, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस मतलब कि बच्चा उसे परफॉर्म करेगा, तो इसमें बच्चे को जो भी क्रिया है या जो भी टेस्ट है उसे वास्तव में करके दिखाना होता है।
ठीक है। ये अनुभवी प्रेक्षक द्वारा जांचा जाता है। ग्रेड तथा उपयोगी टिप्पणियां भी इसमें दी जाती हैं। तो ये आपका निष्पादन हो गया। लाभ सीमाएं इसकी देख लेते हैं। मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकता है। अध्यापक को बच्चों के अधिगम शैली तथा निष्पादन संबंधित व्यापक सूचनाएं मिल सकती हैं। प्रायः अध्यापक एवं बच्चों के बीच संप्रेषण को बढ़ावा देगा। तो वो नॉर्मली है लाभ। तो इसके सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं वो हो गई, इसमें समय बहुत अधिक लगता है। अच्छी तरह योजना बनाने की आवश्यकता है। अवलोकन का प्रबंधन करना है तथा कौशलों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हो जाती हैं। बाकी नॉर्मली है। जो हमारा निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, इनके लाभ और सीमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नकली उत्तरों को ठीक करना। देखो नकली उत्तर मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बिना इंग्लिश को फॉलो करें एनआईएस पढ़ोगे ना तब भी आपको दिक्कत होगी। नकली उत्तर मतलब कि मॉक आंसर या फिर जो आप मॉक टेस्ट देते हो वही है, उन्हीं को उन्होंने नकली उत्तर बोला है, ठीक है। मॉक आंसर है ईवीएस। परीक्षण के 2 सप्ताह पहले 10 से 12 निबंधात्मक प्रश्न बांटे। बच्चों के साथ कक्षा में उन पर चर्चा करें। तो ये क्या हो गया, ये मॉक टेस्ट ही हो गया। आप और हम मॉक टेस्ट देते ही हैं एग्जाम से पहले, या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में से बहुत से हैं जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। मॉक टेस्ट से क्या पता चलता है, मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों को भी 2 सप्ताह पहले लगभग 10 से 12 निबंधात्मक प्रश्न बांट दो और फिर उनके आंसर लिखने को लिए बोलो, बाद में उन पर डिस्कशन करो। कुछ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यहाँ पर हो जाती है। देखो एक प्रेक्षण होता है और एक प्रक्षेपण होता है। प्रक्षेपण क्या होता है, ये आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। और प्रेक्षण क्या होता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो याद रखना ये प्रेक्षण, यहाँ पर आप प्रक्षेपण नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रेक्षण हो रहा है। अवलोकन का अर्थ है चीजों को एक उद्देश्य के साथ देखना, ऑब्जर्व करना। हर जगह हम ऑब्जर्व नहीं लगाते, ठीक है। ऑब्जर्व हम तभी बोलते हैं जब हम उसे किसी एम के लिए देख रहा हूँ, किसी एक पॉइंट के लिए देख रहा हूँ, कुछ हमें उससे वहां से कुछ निकल रहा हो। इसमें कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। इससे होता यह है कि चलो पूरी पढ़ लो। अवलोकन की तकनीकें प्रभावशाली ढंग से कक्षा में अन्योन्य क्रियाओं को देखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कार्य करने से संबंधित आदतें तथा पर्यावरण के प्रति अभिवृत्तियां, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह का है, स्वतंत्र रूप से इकट्ठे कार्य करने की योग्यता का आकलन, समय से सुलझाने की योग्यता, कक्षा में विविधता के प्रति प्रतिक्रिया, विचारों एवं समझ का विकास। ये सारी चीजें हमें यहाँ से समझ में आती हैं जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बच्चे को। अवलोकन टेक्निक में आपका अवलोकन का शेड्यूल, रेटिंग स्केल, स्कोर कार्ड, ये सारे सम्मिलित हो जाएंगे। अवलोकन शेड्यूल क्या है, अवलोकन शेड्यूल को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपकी मूल्य निर्धारण पुस्तिका का एक पन्ना बच्चे के मूल्य निर्धारण के लिए रखा जाता है। विद्यालय के पूरे सत्र या वर्ष के दौरान आप प्रत्येक बच्चे के विस्तार पूर्वक किए गए अवलोकनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के मूल्य निर्धारण के लिए अवलोकन शेड्यूल का निर्माण निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। क्या किस तरह से हम कर सकते हैं अवलोकन शेड्यूल का निर्माण? बच्चों की कार्य में आदान प्रदान तथा व्यस्तता, बच्चा कार्य में कितना एक दूसरे को हेल्प कर रहा था, किस तरह से वो बिजी था, समूह में कार्य करने की योग्यता थी या नहीं, स्वतंत्र कार्य कर पा रहा था या नहीं, अगर आपने इंडिपेंडेंटली ही एक बार उसे दे दिया कर पा रहा है या नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं उसमें, संसाधन को प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किस तरह से कर रहा है, सभी के लिए सम्मान कर रहा है कि नहीं, श्रम के प्रति सम्मान यानी कि काम करने में, मेहनत करने में रुचि दिखाता है या नहीं, अधिगम के लिए उत्साह उसमें है या फिर नहीं है। इसके अलावा विभिन्न परिस्थितियों में अपने नॉलेज का यूज करता है या नहीं करता, फीडबैक या फिर रेनफोर्समेंट वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाते हैं किसमें, अवलोकन शेड्यूल के अंदर, जिसमें हम ये सारी चीजें बच्चे की देख रहे होते हैं। फिर आ गया रेटिंग स्केल। रेटिंग शब्द है जो किसी परिस्थिति, वस्तु या क्रिया के प्रति विचार या निर्णय की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के प्रति आपके विचार क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी वीडियो जो है इन पर आप रेट करो, ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5, आप जो चाहो वो रेटिंग दे सकते हो। तो हो सकता है कोई 3 की रेटिंग दे देगा, कोई 2 रेटिंग दे देगा, कोई 4 रेटिंग दे देगा, कोई 1 रेटिंग दे देगा। तो वो क्या करेगा, वो मेरी वीडियो के प्रति अपने विचार व्यक्त करेगा। मैं समझ जाऊंगा यार इसने 2 रेटिंग दी मतलब इसको ज़्यादा ठीक नहीं लगी, जिसने 3 रेटिंग दी हाँ उसके लिए नॉर्मल है, जिसने 4 रेटिंग दी मतलब
इसे थोड़ी बहुत पसंद आ रही है, और अगर कोई 5 रेटिंग दे देगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये इन लोगों को पूरी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक, फिर मैं इनका एवरेज निकाल लूंगा कि यार 5 रेटिंग कितने को मिली। मान लो 5 रेटिंग जो दी, 5 रेटिंग देने वाले हो गए टोटल 60%। ठीक है, 4 रेटिंग देने वाले हो गए 20%, थर्ड रेटिंग देने वाले हो गए 10%, ये रेटिंग देने वाले हो गए आपके कितने 5%, और 5% ही आपके ये वाले हो गए। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 60% लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, 20% को नहीं आ रही हैं, और 10% को थोड़ी कम आ रही हैं। 5 जो लास्ट के 10% है इन्हें वीडियो मेरी बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही हैं। अब जो लास्ट के 10% ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक, तो इससे मुझे पता चलेगा। और अगर मान लो ये आंकड़ा थोड़ा ऐसा हो जाए, 5 रेटिंग देने वाले ही सिर्फ 10% बचें, तो फिर मुझे मेरे कंटेंट के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर मेरे 5 रेटिंग 50% से ज़्यादा आ रही है तो फिर तो नॉर्मल है, हाँ मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, मतलब मेरा ठीक चल रहा है, मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन 5 रेटिंग ही अगर इतनी कम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है बात, तो ये रेटिंग स्कीम देखते हैं। पूरी तरह सहमत, सहमत पता नहीं, असहमत, पूरी तरह सहमत, ये वही हो गया कि यार पूरी तरह सहमत वाला 5 स्टार दे देगा, सहमत वाला 4 स्टार दे देगा, ये 3 स्टार दे देगा कि मुझे पता नहीं, ये 2 स्टार दे देगा, और ये 1 स्टार दे देगा। ऐसे श्रव्य दृश्य रिकॉर्डिंग सामग्री, श्रव्य दृश्य रिकॉर्डिंग सामग्री क्या होती है पता ही है आपको, इसमें कुछ पढ़ने का है नहीं। मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त विचार, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और हमने देखो सबसे पहले मौखिक पढ़ा, फिर लिखित में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी स्मरण करने योग्य और पहचानने योग्य देखे। स्मरण करने योग्य में एक सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसका एक शब्द में आंसर देना होता है, और जो आपका पहचान करने योग्य होते हैं उसमें आपका सत्य असत्य आ जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग्स आ जाती हैं। अब ये कुछ और भी हैं, इनके अलावा भी कुछ अलग तरीके से आप बच्चों को असेसमेंट ले सकते हो। क्रिया निर्माण परीक्षण, क्रीड़ा निर्माण परीक्षण, क्रीड़ा निर्माण परीक्षण में कोई भी एक गेम के साथ आप परीक्षण ले सकते हो। घर में किए जाने वाले परीक्षण, कुछ ऐसे वर्क हैं जो आप बच्चों को घर से करने के लिए दे सकते हो। खुली पुस्तक परीक्षण, खुली पुस्तक परीक्षण में क्या होता है, बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और बच्चों से बोलता है कि इसका आंसर बुक में ढूंढ के लिखो। ठीक है, तो बच्चे बुक में उसका आंसर ढूंढ रहे होते हैं। समूह परीक्षण, वो तो सब जानते हैं, ग्रुप में होता है। युगलोम परीक्षण, आपने बच्चों के पेयर बना दिए, बच्चों के पेयर बना के फिर उनका आप असेसमेंट ले रहे हो, इस तरह से। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम उद्देश्यों के मूल्य निर्धारण के दौरान ध्यान में रखने योग्य बिंदु, जब आप बच्चों का मूल्य निर्धारण करोगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट आप ध्यान में रखोगे, ये वो पॉइंट लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है इनमें कुछ नयापन नहीं है, वो ही है हम देखेंगे कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, हर एक बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया जाए, बस यही है, और कुछ इसमें नया है नहीं। एक बार पढ़ जरूर लेना, लेकिन छोड़ मत देना, पढ़ जरूर लेना ध्यान से। तो ये यूनिट हमारी होती है यहाँ पर कंप्लीट। इसमें एक यूनिट और बची, उसे भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे ये ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कहीं डाउट रहा करे तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।